स्वागत है चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। ये सारे प्रश्न जो है 2024 के एग्जाम के लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आप लोग इन प्रश्नों को देखिए और इन प्रश्नों का सही जवाब दीजिए। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो आपको पता होगा कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत किए थे 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू किए थे। ठीक है, दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू किए थे। ठीक है, दिल्ली से शुरू किए थे ये वाला। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए मतलब कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने कब किया था। तो याद रखिएगा 5 जून। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से शुरू किए थे संपूर्ण क्रांति। इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना भी किए थे जयप्रकाश नारायण। 1931 में जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। और 1934 में एक और पार्टी याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया। तो आपको पता होगा कि भारत में जो तीसरा बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी की सरकार के समय लगा था 1975 में। 25 जून 1975 को भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और ये 21 मार्च 1977 तक चलता है। ठीक है, ये लगभग 21 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो देखिए, तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, पहले देखिए एक लगा था 1962 में, दूसरा लगा था 1971 में और तीसरा लगा था 1975 में। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। जब भी अनुच्छेद 352 लगाया जाता है, अनुच्छेद 358 अपने आप ही लग जाता है। और जैसे ही 358 अनुच्छेद लगता है, इसके तहत अनुच्छेद 19 स्वयं निलंबित हो जाता है और स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है आपातकाल 3 तरीके का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य में आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, राज्य में आपातकाल जो लगता है 356 के तहत लगता है और वित्तीय आपातकाल जो लगता है फ्रेंड्स 360 के तहत लगता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे और इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुआ था, याद रखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि अगर पूछा जाए, देखिए इसको संक्षिप्त में बसपा कहा जाता है, यानी बहुजन समाज पार्टी, और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। उसी तरह याद रखिएगा कि 6 अप्रैल फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुआ था। 2 अक्टूबर 2012 को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 29 जून 1966 को जो है शिवसेना की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था। और अगला एक याद रखिएगा कि तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुआ था एन.टी. रामाराव द्वारा। और पूछा जाता है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य का एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, 1977 में जो है आप लोग जानते हैं जनता पार्टी अस्तित्व में आई। और याद रखिएगा एक और पार्टी 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो आप लोग जानते हैं कि वीपी सिंह के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि काका कालेकर के रिपोर्ट के अनुसार जो है अध्यक्षता में जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1953 में किया जाता है और दूसरा पिछड़ा आयोग की स्थापना के लिए 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग तैयार किया जाता है जिसे मंडल आयोग कहा जाता था और यह आयोग 1980 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया और इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ इसमें कहा गया था कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया जाए और यह जो मंडल आयोग लागू हुआ था 1990 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, और बीपी सिंह के द्वारा लागू किया गया था 1990 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा ये जो लागू किया गया था ये 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत इसे लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था। तो आप लोग जानते हैं कि ताशकंद समझौता जो हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था जनवरी 10 जनवरी 1966। कब हुआ था फ्रेंड्स? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ताशकंद समझौता सोवियत संघ के ताशकंद में आयोजित हुआ था जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था और आपको पता होगा यह एक शांति समझौता था और इसमें सोवियत संघ का प्रतिनिधि कोसिजिन जो था ये था। और याद रखिएगा ये एक शांति समझौता था जो कि 65 की लड़ाई के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये 25 जून 1975 को लागू किया जाता है इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है फ्रेंड्स 21 मार्च 1977 तक लागू रहता है। कुल 21 महीनों के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो आपको पता होगा कि इन राज्यों में से सबसे पहले केरल में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और याद रखिएगा कि भारत में पहली बार विधानसभा का चुनाव केरल में ही हुआ था। 1957 में हुआ था जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल जो है वो भारत का पहला राज्य है जहाँ सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और भारत में पहली बार विधानसभा का चुनाव केरल में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो आपको पता होगा कि नेहरू जी के निधन के बाद 13 दिन तक का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने सत्ता संभाला था। उसके बाद जो हुआ कि मोरारजी देसाई का नाम प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले आया लेकिन मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री ना बनाकर लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सी, गुलजारी लाल नंदा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको अच्छे से पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो आप बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या बताइएगा फ्रेंड्स? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए, क्या पूछा जाए फ्रेंड्स? गवर्नर जनरल पूछा जाए, गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आप बताइएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या बताइएगा? वारेन हेस्टिंग्स, यानी प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो
उसके बाद पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी अब भारत के पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसी तरह फ्रेंड्स पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। उसी तरह पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंट बेटन। और उसी तरह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था और राज्यसभा का गठन और लोकसभा का भी गठन 1952 में ही हुआ था। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि द्वितीय आम चुनाव भी पूछा जाता है तो 5 सालों के बाद 1957 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखिए याद रखिएगा कि जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई और जनता पार्टी जो है बहुत सारे क्षेत्रीय और मुख्य पार्टियों को मिलाकर बनाया गया एक पार्टी था, जिसमें जगजीवन राम भी अपना एक पार्टी, जगजीवन जिन्हें बापू जी कहा जाता है, जगजीवन राम के द्वारा भी एक अपना पार्टी को इसमें मिलाया गया था। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। और आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के द्वारा ही स्थापित हुई थी और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई ही बने थे। जनता पार्टी जब सरकार में आई तो जगजीवन राम उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपको अच्छे से पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था। यह नारा तब दिया गया जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें जवानों की बहुत अधिक भूमिका थी और भारत में उसी समय खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। तो जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जय जवान और जय किसान का नारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किया गया है, वो है भारतीय नागरिकता। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भारत में नहीं किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता दोहरी नागरिकता नहीं है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था आप लोग जानते हैं, शक्तियों का विभाजन जानते हैं, ये सब संघीय शासन व्यवस्था का विशेषता है। स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता। भारत में भी संघीय व्यवस्था है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, मैक्सिको में भी है, अर्जेंटीना में भी है, ब्राज़ील में भी है। उसके बाद में याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड में भी है, जर्मनी में भी है और फ्रांस में भी है संघीय शासन की व्यवस्था। संघीय शासन वाले राष्ट्र हैं ये सारे। ठीक है, देखिए दोहरी नागरिकता जो है इंग्लैंड याद रखिएगा और अमेरिका याद रखिएगा और ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, यहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था के बावजूद भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी। भारत में उद्योगों के विकास के लिए पहली बार जो औद्योगिक नीति बनी थी 1948 में बनी थी, दूसरा 1956 में बनी थी और तीसरा 1991 में बनी थी। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि नई आर्थिक नीति 1991 की औद्योगिक नीति को नई आर्थिक नीति कहा जाता है और इसी नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तब तक इतना याद रखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये योजना आयोग द्वारा
द्वारा बनाई गई योजनाओं को पास करता है। वित्त आयोग का स्थापना आप लोग जानते हैं 22 नवंबर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 22 नवंबर 1951 को हुआ था। और योजना आयोग की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो आप लोग ये सारे प्रश्न याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो आप लोग जानते हैं कि बजट का जो संबंध है आय और व्यय के साथ है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आय एवं व्यय की सूची को हम लोग बजट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बजट कहते हैं। और बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला, चमड़े का थैला। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये 2 बार लागू हुई थी, एक जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। इसीलिए यह 2 बार लागू हुई थी, इसलिए इसे योजनाएं कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे योजनाएं कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन। क्या था फ्रेंड्स? रोजगार सृजन। और 5वां का गरीबी उन्मूलन। और 4था का स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और 3रा का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं क्या था? कृषि का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय योजना आयोग को 2014 को समाप्त कर दिया गया। और इसकी स्थापना फिर भारत में होता है 1 जनवरी 2015 को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिसे हम लोग कहते हैं नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को स्थापित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नीति आयोग कहते हैं। देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका पूरा नाम है। आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और उनके द्वारा योजना जो बनती है उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद पास करती है। ठीक है, इसकी स्थापना पहले योजना आयोग की स्थापना पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और वहीं विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एकदम संसद के भांति ही ये काम करता है। देखिए जैसे संसद में जो होता है फ्रेंड्स, संसद में जो होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है? विधान परिषद और विधानमंडल होता है। लेकिन याद रखिएगा कि भारत के मात्र 6 ही राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। 6 ही राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। वो 6 राज्य कौन सा है? तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, कम बात। याद रखिएगा क्या फ्रेंड्स? कम बात एक ट्रिक है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। जैसे बिहार में है, देखिए के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, और बी से बिहार, और ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। इन्हीं राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। ये सेम संसद के भांति ही राज्यों में भी काम करता है। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की व्यवस्था किया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 79 के तहत संसद का व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का वर्णन किया गया है। आप लोग जानते हैं विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधान सभा को निम्न सदन कहते हैं। उसी तरह लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को आयु क्या है। तो आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके रिटायरमेंट की जो आयु होती है 62 वर्ष होती है। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए, उच्चतम न्यायालय पूछा जाए तो क्या होगा? 65 वर्ष। ठीक है,
देखिए अभी इनके लिए एक संविधान संशोधन भी किया गया है। 114वां संविधान संशोधन जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु जो है 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की घोषणा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी होगा 62 वर्ष। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। पूछा गया है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों में प्रमुख अड़चनों में जो है राज्यपाल की भूमिका भी है, अनुच्छेद 356 भी है और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी है। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 356 जो है राज्य में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो यह भी केंद्र राज्य संबंधों में एक प्रमुख अड़चन है। आप लोग जानते हैं कि राज्य जो है केंद्र पर निर्भर रहता है क्योंकि केंद्र की तरफ से इसे कुछ आर्थिक मदद भी मिलते रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से सभी। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था, तो इस समय अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर का जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बनने में कितने समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। याद रखिएगा कि 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था और इसका मुख्यालय याद रखिएगा चीन के संघाई में है। चीन के संघाई में जो है इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। उसके बाद पूछा जाए कि इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? तो इसके संस्थापक सदस्य देशों में 4 देश थे। एक ब्राज़ील था, एक रूस था, एक इंडिया था और एक चाइना था। और इसका जो 5वां जो सदस्य बना 2011 में, उसका नाम था साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसके 5 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और श्रीलंका। इसीलिए इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य 2011 में बना था। ठीक है, वर्तमान में इसके जो सदस्य देशों की संख्या है 11 है। कितना है फ्रेंड्स? 10 है। कितना है टोटल? तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है? 10 है, क्योंकि 5 इसके नए और सदस्य देश बने हैं, जिसमें इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जो हैं इसके सदस्य देश हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसका पहला सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो रूस में आयोजित किया गया था 2009 में। इसका पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रूस में ही 2009 में। याद रखिएगा इसका भी 13वां सम्मेलन जो है 2021 में भारत में आयोजित किया गया था। इसका 14वां सम्मेलन जो है भारत के बाद, देखिए इंडिया के बाद किस में आयोजित किया जाएगा? तो चीन में आयोजित किया गया था 14वां जो सम्मेलन है 2022 में चीन में आयोजित किया गया था। 15वां साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था 2023 में। और 16वां जो 2024 में होने वाला है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में जो होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा रूस में, क्योंकि ब्राज़ील का मतलब कि ब्राज़ील को आयोजित करना था, लेकिन ब्राज़ील इस पर अपना हाथ खड़े कर लिया है। और इसका ये जो सम्मेलन आयोजित होगा ये रूस में होगा। तो आपको इतना प्रश्न यहाँ से याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था और यह शुरुआत किया गया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से शुरू किया गया था। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही 25 जून, याद रखिएगा इसे भी, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही, ठीक है। और 1931 में जयप्रकाश नारायण और 2-3 व्यक्तियों के द्वारा, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी और गंगाशरण सिंह के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आप लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। तो आपको पता होगा कि मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था किया था, सिफारिश किया था। चलिए मंडल आयोग के बारे में बताते हैं। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए, जानते हैं आप लोग, पिछड़ा वर्ग के लिए काका कालेकर के नेतृत्व में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना किया गया था, 1953 में, ठीक है। काका कालेकर की अध्यक्षता में, हाँ ठीक है, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग स्थापना किया गया था। दूसरा जो पिछड़ा आयोग की स्थापना के लिए 1978 में, दूसरा पिछड़ा वर्ग के स्थापना के लिए 1978 में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा एक आयोग तैयार किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था बीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। इसने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया और इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जो बीपी सिंह की अध्यक्षता में जो तैयार किया गया था आयोग, इसको मंडल आयोग कहा जाता है। और इसका रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया गया और इसका रिपोर्ट को जो है, मतलब कि इसे जो है, इसकी सिफारिशों को जो है 1990 में लागू किया गया, जिसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए किया गया। और 93वां संविधान संशोधन के तहत, 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत भारत में 27% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्ग आयोग के लिए किया गया। और ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था? तो बीपी सिंह के द्वारा हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ वित्त आयोग का जो स्थापना किस वर्ष किया गया था, इसका राइट आंसर होगा, देखिए 22 नवंबर 1951 होगा, जो कि हम यहाँ नहीं डाले हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुआ था। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स पूछा जाए तो नई दिल्ली है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो पूछा जाए तो केसी नियोगी, याद रखिएगा। कौन थे फ्रेंड्स? केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया है। कौन है फ्रेंड्स? वित्त आयोग के प्रथम वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है? तो उसके लिए एक ट्रिक देते हैं, याद कर लीजिएगा। वो ट्रिक है कम बात। कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है, बिहार में किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। अब लोग जानते हैं कि विधानमंडल अनुच्छेद कितना में वर्णित है। विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद के बारे में वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा का वर्णन है। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 79 में जो है, अनुच्छेद 79 में जो है किसका वर्णन है? तो संसद का वर्णन है। 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन है। और 81 में जो है लोकसभा का वर्णन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखिएगा कि इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। और बिहार में विधान परिषदों की संख्या कितना है? 75 है।
लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 16 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 40 है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 243 है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। 75 जो है विधान परिषद के सदस्य, 16 राज्यसभा के सदस्य, 40 लोकसभा के सदस्य और 243 विधानसभा के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद कितना में वर्णित है। तो आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। आप लोग ये यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा, बताइए कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्था को संवैधानिक अधिकार दिया गया तथा इसे संविधान के भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में अनुसूची पूछा जाए तो 11 अनुसूची में और अनुच्छेद 243 के क से लेकर 243 के 9 तक इसको जोड़ा गया है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में, भाग 9 में, अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा इसे लागू किया गया था इसे लागू जो किया गया था 24 इसको लागू किया गया था 24 मार्च की अप्रैल होगा, याद रखिएगा 24, रुकिए कंफर्म कर लेते हैं, 24 अप्रैल जो है, 24 अप्रैल को इसे जो है 24 अप्रैल को जो है इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम भारत का किस वर्ष सहवर्ती राज्य बना। तो आप लोग जानते हैं कि सिक्किम भारत का 35वां संविधान संशोधन द्वारा यानी 1974 में सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य बना। लेकिन 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1975 में हुआ था, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना। और कौन सा राज्य बना, तो 22वां राज्य बना, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा है सहवर्ती राज्य कब बना, तो 1974 में। राज्य कब बना तो पूछा जाए तो 75 बताइएगा। और कौन सा राज्य बना, तो 22वां राज्य बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को ही पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जो स्वतंत्र हुआ था 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। 26 मार्च 1971 को जो वहाँ पे अवामी लीग के जो नेता थे शेख मुजीब, वो अपने आप को क्या कर देते हैं, उस देश को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। शेख मुजीब स्वतंत्र घोषित कर देते हैं पूर्वी पाकिस्तान को, जिसे आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि पूर्वी पाकिस्तान को कब बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा, तो 16 दिसंबर 1971 को इसका नाम परिवर्तित कर बांग्लादेश कर दिया गया। और शेख मुजीब आप लोग जानते हैं वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं, यानी बांग्लादेश के। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं रेड क्रॉस का मुख्यालय रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय है, WTO का, WHO का और विश्व श्रम संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में है। और इसके सदस्य देशों, इसके कितने अंग हैं, तो 6 अंग है। बताए थे कितने अंग हैं, 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, ठीक है। जिसमें महासभा के 193 सदस्य, 193वां सदस्य पूछा जाए तो दक्षिणी सूडान है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 स्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं। और अस्थायी का चुनाव जो है 2-2 सालों पर होता है और 5 जो है स्थायी हो रहते हैं। 5 में कौन कौन से अस्थायी सदस्य हैं, तो आप लोग जानते हैं एक ट्रिक दिए थे, फ्रांस करके याद कर लीजिएगा। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड जो है इसके अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। याद रखिएगा 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के भी रूप में मनाया जाता है।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में जो था संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, लेकिन इसे और 44वां संविधान संशोधन यानी 1978 में जो हुआ था इसके तहत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किसे केंद्र का राज्य में अभिकर्ता कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल को केंद्र राज्य में केंद्र का अभिकर्ता एजेंट कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यपाल किसी राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है अनुच्छेद 163 164 के तहत। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत जो होती है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत ही होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। मद्रास नगर निगम की स्थापना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था। देखिए तो यहाँ ऑप्शन हम दिए ही नहीं है। 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय याद रखिएगा बेल्जियम में है। बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है और इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है, 28 है। और याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ जो है इसे इंग्लिश में यूरोपियन यूनियन कहा जाता है और इसकी मुद्रा को यूरो कहा जाता है। पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है, यूरो है, या यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है, 28 है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1993 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मसाई किस महादेश की जनजाति है। आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका की मसाई एक घुमक्कड़ और पशुचारक जनजाति है। और बुशमैन पूछा जाए तो कलाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। और पिगमैन, बुशमैन और पिगमैन जो है कलाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। अनुच्छेद 163 164 के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि ओपेक का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था, सितंबर 1960 में हुआ था। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका से कौन सा देश जो है इसका सदस्य है, तो वेनेजुएला याद रखिएगा जो कि इसका सदस्य है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 14 है। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 वो राज्यसभा से संबंधित है और संसद जो है 79 जो है संसद से संबंधित है और 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है और 81 जो है लोकसभा से संबंधित है। एक ट्रिक याद रखिएगा, सरल से याद रखिएगा पूरा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को जो है मूर्खों का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को विद्वानों का सदन कहा जाता है। लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, तो इसका राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में लोकसभा की जो अधिकतम सीटें होती है 552 होती है और राज्यसभा का 250 होता है। कितना होता है, 250 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की। तो आप लोग जानते हैं कि 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसमें नई कांग्रेस की जो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे जगजीवन राम किए थे, बाबूजी जगजीवन राम ने किया था। इनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना हुआ था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, जिसको 1977 में जनता पार्टी में मिला दिया गया और जनता पार्टी में मिलाकर जनता पार्टी सरकार में आई। तो ये उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री बने रहे और जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार
के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग जानते हैं जनता पार्टी जब सरकार में आई तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने 1977 में। याद रखिएगा, पार्टी पूछा जाए तो जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पूछा जाए तो मोरारजी देसाई याद रखिएगा, पहली गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि लीटे एक आतंकवादी संगठन है। तो आप लोग जानते हैं लीटे एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। लीटे का पूरा जो नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, और इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। और ये जो है श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं लीटे आतंकवादी। ठीक है, कहाँ? श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था, सॉरी 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये श्रीलंका में पाया जाता है लीटे आतंकवादी। इसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि संविधान सभा में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग जानते हैं संविधान सभा में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 में। ठीक है, मूल संविधान में जो है 14 ही भाषा था 8वीं अनुसूची में, लेकिन संशोधन के तहत इन सब 8 भाषाओं को और जोड़ा गया है। पहले संशोधन पहला जो संशोधन किया गया था 21वां संशोधन किया गया था 1967 में, जिसके तहत सिंधी को जोड़ा गया। दूसरा 71वां संशोधन किया गया जिसके तहत 1971वां जो कि 1992 में किया गया, जिसके तहत जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसी तरह 52वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसके तहत जो है बोडो, डागरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो 8 जो है बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा थे और इसकी स्थापना 1973 में जो हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में शुरू हुआ था यह आंदोलन। इसके नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे और इसके ये जो शुरुआत हुआ था 1973 में शुरुआत हुआ था आंदोलन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूचित जाति संघ, या पूछा जाए कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किसने किया था। तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ या अनुसूचित जाति संघ की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था याद रखिएगा, तो 1942 में किया गया था। और इसे CSF भी कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1942 में किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है 324 जो है निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। और 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। भारत में निर्वाचन या चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था और निर्वाचन के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में और भाग पूछा जाए तो 15 में, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। और संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और याद रखिएगा कि जो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो आप लोग जानते हैं केंद्र को सबसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल जो संख्या होती है, अधिकतम जो संख्या होगी 250 होगी और लोकसभा में 552 होगा। ठीक है, जिसमें वर्तमान में जो है 245 है और इसमें वर्तमान में जो है 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और इसमें 12 जो सदस्य का जो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य पूछा क्या गया है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना किया गया था। तो आप जानते हैं कि 1687 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भारत का पहला नगर निगम की स्थापना किया गया था। ठीक है, मद्रास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद
अनुच्छेद जो है 124 के 6 के तहत, अनुच्छेद 124 के 6 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में अभी वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 33 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 33। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 33 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। कितने? 33। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। और ये अनुच्छेद 124 के 6 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है या न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। पूछा गया है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे तो कौन? मोरारजी देसाई गैर कांग्रेस सरकार के भारत में पहले प्रधानमंत्री थे। अभी हम लोग देखे भी हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। और आप लोग जानते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति, मतलब कि संयुक्त अधिवेशन को जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। आप लोग जानते हैं कोई भी साधारण विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा से पारित नहीं होता है तो इसके लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा, संसद के मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो ये अवधारणा है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।